नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, एक मुलाकात एहसासों के साथ साक्षात्कार कार्यक्रम। तो आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए साहित्यकार को अपने साथ लेकर आए हैं। और जो हमारे साथ आज नई साहित्यकार जुड़ी हैं, इनका नाम है डॉक्टर पल्लवी सिंह अनुमेहा जी, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। तो मैं कुछ लाइनों से पल्लवी जी आपका स्वागत करना चाहूंगी कि जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाती हैं। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाती हैं। सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटती जाती हैं। पल्लवी जी, आपका हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी का। सर्वप्रथम इस सम्मानीय मंच को मैं नमन करती हूँ। श्री राम साहित्य संस्थान अयोध्या का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही दिव्यांजलि आपका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज मुझे साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही उन सभी साहित्यकारों का भी मैं मंच से अभिवादन करती हूँ जो इस मेरे साक्षात्कार में उपस्थित हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। इस मंच के माध्यम से मैं अपने माँ पापा को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी, सर्वप्रथम उन्हें ही, क्योंकि उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही मैं अपने इस कार्य को यहाँ तक कर पा रही हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अ, अब जो है मैं आपके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ अपने दर्शकों को। और तो आज हमारे साथ पल्लवी जी जुड़ी हैं, और पल्लवी जी मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। और ये पेशे से शिक्षिका हैं, और साथ ही साथ एक अच्छी साहित्यकार भी हैं। और विभिन्न साहित्यिक मंचों पे पल्लवी जी सक्रिय रहती हैं, और अपनी सुंदर लेखनी से हिंदी साहित्य को बढ़ावा देती हैं। और इन्हें बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में मिले हुए हैं। तो आज हम लोग पल्लवी जी के इसी साहित्यिक सफर के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना साहित्य सफर शुरू किया, और कहाँ-कहाँ मतलब कितनी उन्होंने रचनाएँ लिखी, और कितने उन्हें सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। तो पल्लवी जी, अ, हमारा हमारे मंच पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। अपना मतलब व्यक्तिगत परिचय दीजिए। जी, शुक्रिया दिव्यांजलि जी। मैं डॉक्टर पल्लवी सिंह अनुमेहा बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ, और बैतूल के मांडवी करके एक प्लेस है जहाँ पर मैं प्राचार्य के पद पे एक महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर मैं आसीन हूँ। साथ ही मैं यहाँ से आपको बता दूँ, मैं घर के माहौल के बारे में बताना चाहूँगी कि एक साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश दोनों मुझे मिला है, इसलिए मैं साहित्य से जुड़ी हूँ। संस्कृति से मेरी माँ है, जुड़ी रही हैं, तो वो परिवेश भी मिला है। यहाँ पर मैं अपने साहित्य के बारे में बता दूँ तो मेरी अब तक की 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पहला है उपन्यासों में संवेदनशील, जो गद्य साहित्य में लिखा गया है, और ये जो है मेरी जो पुस्तक है, ये छात्रों के लिए बहुत उपयोगी, जो पीएचडी करते, शोध कार्य करते, उन छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। दूसरा मेरा एक काव्य संकलन है उच्छ्वास की सांस, जो स्वयं मेरी कविताओं का है, जिसमें 50 कविताएं हैं। तीसरा मैंने अपने पापा का संकलन निकाला है, क्योंकि पापा तो नहीं रहे, पर उनकी एक इच्छा थी कि उनकी कविताएं लोगों तक पहुंचे, और वाकई में वो उनकी कविताएं ऐसी है कि मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से, कि मैं अपने पापा को प्रसाद और निराला पंथ से कम नहीं समझती। अगर उनकी कविताएं लोगों तक पहुंचे तो वो उन तक को छुएंगे, उनके मन स्थिति को, उनके मन पटल को छुएंगी उनकी कविताएं। तो मैंने उनका संकलन, उनके मरणोपरांत, ये शब्द अच्छा नहीं लगता है बोलना, फिर भी कहना चाहूंगी कि मैंने उनका एक संकलन निकाला है, जिसमें समसामयिक कविताएं हैं। दूसरी चीज, मेरी 2 अभी काव्य संकलन फिर प्रकाशनार्थ हैं, जिसमें एक पुनः मैंने पापा का ही निकाला है एक संकलन, गगन की छाँव में, जिसमें उनके गीत और गजलें, और एक मेरे काव्य संग्रह में निकालने जा रही हूँ, जिसमें मेरी 75 कविताएं हैं। बाकी साझा काव्य काफी कर चुकी हूँ, और आप लोगों सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ। अभी तक के 50 आर्टिकल मेरे पब्लिश हो चुके हैं, और कम से कम 300 साझा संकलन कर चुकी हूँ मैं। अपना साहित्यिक परिचय भी देना चाहूंगी यहाँ पे। तो मुझे कई जी, जी, मंचों के बिल्कुल। द्वारा
कई मंचों मैं के पहले द्वारा मैं मुझे। पल्लवी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको पहले तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ, जो आपका जो है इतनी सारी पुस्तकें आ चुकी हैं और इतने सारे संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। पल्लवी जी, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी, फिर आप बताइएगा जी, साहित्यिक जी। सफर, कि आपने बताया कि आपने अपने पिताजी के संकलन का प्रकाशन करवाया, तो आप मतलब आपके पिताजी भी साहित्यकार थे? हाँ, साहित्यकार थे मेरे चल पापा। असल में बहुत क्या अच्छी हुआ, बात है। हम हुँ, सब भाई-बहनों की परवरिश करने में, एक उनका ये था कि वो अपने साहित्य को किसी ऐसी छोटी-मोटी जगह पे प्रदर्शित नहीं करना चाहते। उनका था कि उनकी कविताएँ हंस में छपे। पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान चलता था, तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में जाए, धर्मियों में जाए, तो वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाई। फिर वो हम लोगों की एक अच्छी परवरिश देने के चक्कर में उन्होंने अपने को बैकग्राउंड में ले गए। तो अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने पापा को वो मंच तो प्रदान करने की कोशिश करूँ। बिल्कुल, छोटा-सा प्रयास। बहुत ही उन्हें गर्व महसूस हो रहा होगा, उनकी बेटी इतनी अच्छी है, जो मतलब आजकल के बच्चे इतना नहीं सोचते, पर आपने सोचा, सच में ये बहुत ही गर्व की बात है और सारी बेटियों को आपके जैसा होना चाहिए। शुक्रिया दिव्यानी जी। पल्लवी जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप लेखन के क्षेत्र में कैसे आई? मतलब आपको लिखने की प्रेरणा कब मिली, किससे मिली, शुरुआत कहाँ से हुई? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया दिव्यांशी जी आपने। साहित्यकार का कर्म ही है वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व और सद्भाव के साथ हाशिए में जो आदमी रहता है उसको एक मुकाम दे। और ये आप जैसे मंच हैं जो हम जैसे साहित्यकारों को जो उभर रहे हैं और जो इस मंच तक आना चाहते हैं उनको आप एक पटल दे रहे हैं, तो बधाई के पात्र आप सभी हैं। सबसे अच्छी बात है कि एक आदमी को ऊपर उठाने के लिए जो एक साहित्य है ये एक मदद करता है, जो आप जैसे साहित्यकार इस मंच के माध्यम से करें, ये हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। साहित्य एक मनोरंजन का साधन नहीं है। हम यहाँ पर अगर कहें कि साहित्यिक मनोरंजन का, तो ये मनोरंजन का साहित्य नहीं है। ये हमारे दृष्टिकोण को एक आकार देता है और इसमें हमारे हमारी जो दुनिया है वहाँ पे अपने विचार को प्रदर्शित करने का, प्रेरित करने का एक काम करता है साहित्य। शिक्षा में आलोचनात्मक जो सोच होती है या वो कौशल हो, सहानुभूति हो या रचनात्मक विकसित करने का प्रयास हो, ये एक साहित्य करता है। तो मैं साहित्य से, इसी माध्यम से मैं साहित्य को मानती भी हूँ और जुड़ी भी हूँ। नहीं, बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात बताई आपने। पल्लवी जी, अब मैं जानना चाह रही थी आपसे कि साहित्य के अलावा आपकी और क्या-क्या रुचियाँ हैं? साहित्य के अलावा तो मैं गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है। पेंटिंग बहुत मैं पहले करती थी, अब तो समय नहीं मिलता। पेंटिंग मुझे करना बहुत पसंद है। गज़लें सुनना, गाने सुनना मुझे पसंद है। साथ में और साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे साहित्यकारों की। हमारे जितने मन्नू भंडारी हैं, मैत्रेयी पुष्पा है, अमृता प्रीतम है, ऐसे साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ना मुझे पसंद है। सबसे अच्छा मुझे घर को सजाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप एक खूबसूरत दिखना चाहते हैं, है ना? और एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं, तो आपका घर भी वैसा होना चाहिए। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जैसी मैं स्वयं हूँ, वैसा मेरा घर भी रहे, तो ये मेरे शौक में ही शामिल है। बहुत अच्छा शौक है। कहते हैं ना कि जब चारों तरफ का वातावरण सुंदर होता है, तो इंसान का मन भी खुश होता है और दिमाग भी फिर सुंदर होने लगता है। तो ये सही कहा आपने और बहुत अच्छे शौक हैं आपके, इसे बरकरार रखिएगा। और साहित्य पढ़ने के विषय में मैं ये कहूँगी कि जब आप साहित्य दूसरों का पढ़ते हैं, तभी आपको और अच्छी-अच्छी बातें लिखने की प्रेरणा भी मिलती है इससे। नहीं तो फिर वही बिल्कुल। रहता है, इंसान जितना जानता है उतना ही लिखता है, कुछ नया नहीं जान पाता। हाँ, ये तो है। तो पल्लवी जी, मैं सोच रही थी आपकी एक कोई सुंदर सी रचना सुन लेते हैं, फिर आगे का प्रश्न करेंगे। बिल्कुल। अभी मातृत्व दिवस भी आने वाला है, तो उसी पर मेरी है, माँ के लिए लिखी थी मैंने, अव्यक्त सत्ता माँ। जी, जी, माँ, स्वागत है, सुनाइए। माँ, तुम्हें सोचूं तो शब्द स्वतः ही निकल पड़ते हैं। माँ, तुम्हें सोचूं तो शब्द स्वतः ही निकल पड़ते हैं। इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आप पर कुछ लिख पाऊं। इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आप पर कुछ लिख पाऊं।
तुम शब्दातीत वर्णातीत हो। तुम शब्दातीत वर्णातीत हो। तुम में ही अव्यक्त सत्ता विद्यमान है। तुम ही सुखधाम थी और तुम ही अविचल अटल, तुम समर्पण का शिखर थी। तुम सृष्टि की सुंदर सर्जना, ईश्वर की अप्रतिम कृति थी माँ। तुम्हारी कोख से जन्म लेना मेरा सुखद अनुभूति रही है, मेरा सौभाग्य रहा है, और तुम्हारा अंश मात्र होना मेरा सौभाग्य रहा है। तुम्हारे अंदर व्याप्त शीतलता, मधुरता और सहजता के ये गुण तुम कहाँ से लाई थी माँ? अपने जीवन की अंतिम अवस्था में, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में तुमने स्वयं की विशेष अवस्था आत्मनिवेदन, जीवन की अंतिम अवस्था में तुमने स्वयं की विशेष अवस्था आत्मनिवेदन को आत्मसात कर लिया। बहुत शांत रहती थी माँ मेरी, कभी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं की और अपने आप को मौन के साथ समर्पित थे। ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कोई ईर्ष्या, ना विद्वेष, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बन गई थी तुम। इतना सब कुछ सह गई थी माँ तुम, बिन कहे ही सब कुछ कहा गई थी माँ तुम। ताउम्र ना कोई शिकवा, न शिकायत, ना कोई इच्छा व्यक्त की तुमने। निर्विकार निर्विवाद ही रही हो तुम। कौन कहता है कि संतत की प्राप्ति के लिए कहीं दूर जाना होता है या सब कुछ त्यागना होता है? तुम तो हम सब में रमकर भी एक संत की भांति ही रही हो माँ। ये मेरी माँ के ऊपर एक कविता लिखी थी मैंने। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। पूरी कविता के माध्यम से ही आपने अपने माँ के गुणों और उनकी तारीफें कर दी। माँ तो होती शुक्रिया। ही है एकदम खास। आप मतलब कहते हैं ना कि भगवान हर जगह किसी के साथ नहीं हो सकते, तो इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। और सच में माँ बहुत अनमोल होती हैं हर किसी बच्चे के जीवन में। सभी की माँ। जैसे एक होता है ना कि चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे 70 साल के हो जाओ, 80 साल के हो जाओ, लेकिन घर में आते ही सबसे पहले जो इंसान जिसको खोजता है वो माँ होती है। और नहीं मिलती है तो काफी लगता है कहाँ गई मम्मी, कहाँ गई, बेचैनी से। हम उनके सामने बच्चे रहते हैं ना, इसलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। काफी बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने। तो पल्लवी जी, अब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, जैसे आपने बताया आप प्राचार्या भी हैं और साथ में आप साहित्य में भी लेखन करती हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप इन दोनों को मैनेज कैसे करती हैं? मतलब कि साहित्य भी लिखना और उसके बाद स्कूल में पढ़ाना भी। हम्म। कॉलेज का तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है मेरा, और काफी व्यस्त जिम्मेदारी का काम है, प्रशासनिक काम है, क्योंकि प्राचार्य हूँ मैं। और साथ में बच्चों के साथ में भी मुझे मिल के रहना पड़ता है, क्योंकि लड़कियों की तकलीफें कुछ और होती हैं, जिन्हें एक मेरे हिसाब से एक महिला एडमिनिस्ट्रेशन में हो वो समझ सकती है, कॉलेज की बच्चियों की भी हमदर्दी को। तो मैनेज करने का कि मैं प्रशासनिक काम करती हूँ, तो जो काम मैं कॉलेज के करती हूँ मैं कॉलेज में ही छोड़ के आती हूँ, मैं उसको घर पे नहीं लेके आती। और बहुत फिर घर की सही। जिम्मेदारियां हैं, अपने घर की जिम्मेदारी करते हुए जब समय मिलता है तो वो मैं अपने साहित्य में लगाती हूँ। फिर साहित्य के लिए मुझे रात के 2 बजे 3 बजे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन उससे ही मैं एक चीज कहूंगी कि जब मैं ये काम रात में ही समय मिलता है, मैं रात में ही करती हूँ, दूसरे दिन आपको और अपने आप को और तरोताजा महसूस करती हूँ, मुझे थकान महसूस नहीं होती इससे। नहीं, नहीं, सही है। जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारी रुचि की होती है, तो अगर कोई काम करते-करते थकान होती है और हम अपनी रुचि का काम करते हैं, तो हम फिर से तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। वही है आपका कि आप इस काम को बहुत पसंद करती हैं, तो इसे करने के बाद आप फिर से तरोताज़ा महसूस करती हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह साहित्य सेवा करती रहिए। बहुत ज़रूरी भी है आज के समय में हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने का। जैसे हाँ। आप देख ही रही हैं आज के समाज में इंग्लिश को कितना ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है और हिंदी को कोई पूछता नहीं है। तो हम साहित्यकारों का यही एक कर्तव्य है कि हिंदी साहित्य लिखते रहें और इसे और आगे बढ़ने में मदद करें। बिल्कुल। तो पल्लवी जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने बताया आपकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आप उन पुस्तकों के बारे में एक बार फिर से बताती हैं हमारे दर्शकों को, और वो कहाँ पे उपलब्ध हो सकती हैं, इस बारे में भी बता दिए। हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया दिव्यानी।
मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पहली है गद्य साहित्य में है, उपन्यासों में संवेदनाशील। तो ये तो आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। और मैंने बताया था कि ये जब मैंने पीएचडी किया था तो शोध कार्य में मेरे शामिल था ये विषय। मैंने मैत्री पुष्पा के उपन्यासों में संवेदना और शिल्प पे काम किया है। तो उसमें उपन्यासों के बारे में मुझे लिखना ही था। तो मैंने जब अपना कोरोना काल आया था तो उस समय सभी घरों में सिमट कर रह गए थे। तब मैंने सोचा था कि क्यों ना एक काम में यही कर लिया जाए। तो उस बीच में जो मुझे टाइम पीरियड मिला था तो मैंने अपनी पुस्तकों का प्रकाशन का काम शुरू किया था और तभी से कर रही हूँ। तो मैंने ये पुस्तक निकाली। तो ये तो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, कॉलेजेस के। तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। दूसरी है मेरी उच्छ्वास की सांस, जिसमें मेरी मन स्थिति को छूती हुई कविताएं हैं। और ये सबसे ज़्यादा इसमें कविताएँ आपको प्रकृति से जुड़ी हुई मिलेंगी, क्योंकि मैं जो सफ़र करती हूँ, मेरा कॉलेज जो है वो जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो मैं डेली बस से ही अप डाउन करती हूँ, गाड़ी-वाड़ी से नहीं जाती हूँ, बस से अप डाउन करती हूँ। तो बस में जब मैं सफ़र करती हूँ, तो मैं लोगों से मिलती हूँ, तो लोगों की भावनाएँ हैं, संवेदनाएँ हैं, वो जो मिलती हैं मुझे, तो वो कहीं न कहीं मुझे लिखने के लिए भी प्रेरित करती हैं। दूसरी चीज़, मुझे प्रकृति बहुत पसंद है, तो प्रकृति में मुझे बादल इतने आकर्षित करते हैं, तो मैंने उन बादलों पे कविताएँ ज़्यादा लिखी हैं। आप मेरे कभी भी वो पुस्तकें देखिएगा, और मैं चाहूँगी कि ज़रूर सभी लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, वो ज़रूर मेरी पुस्तकें खरीदें और पढ़ें, और मुझे उसकी समीक्षात्मक रूप से मुझे ज़रूर बताएँ कि वो पुस्तकें किस तरीके से, क्या मेरी अभिव्यक्तियाँ रही हैं और मैंने क्या लिखा है, तो वो मुझे बता सकते हैं अच्छे से। तीसरी पुस्तक है जो मैंने पापा का संकलन निकाला है, उसमें उनकी 55 कविताएँ हैं और समसामयिक कविताएँ। ये दोनों पुस्तकें आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगी। तो तीनों पुस्तकें हैं वैसे। और उपन्यासों में जो संवेदनाशील है, ये नर्मदा प्रकाशन से है। तो नर्मदा प्रकाशन वालों ने भी इस पे निकाला, लखनऊ से। तो इन्होंने भी उसको फ्लिपकार्ट पे डाला है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे। बहुत-बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत बधाई आपको सारी पुस्तकों के लिए और बहुत अच्छा आपने लिखा। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी आपने बताया कि आप बस में सफ़र करती थी, तो बहुत सारे लोगों से मिलती थी। तो इस पे मैं कहना चाहूँगी कि ये सच में बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। देखिए, किताबों को पढ़ने से उतना ज्ञान नहीं मिल पाता है, जितना कि हम समाज में जाके एक-एक लोग से मिलते हैं, तो हमें अनुभव होता है। और कहते हैं ना कि साहित्यकार जो होता है वो समाज में जो चीज़ें देखता है वही अपनी रचना में लिखता है। तो ये सबसे अच्छा प्रत्यक्ष तरीका होता है समाज को अपनी लेखनी में प्रदर्शित करने का, उसे मतलब अपनी लेखनी में बाँधने का। बिल्कुल। तो आपकी लेखनी कभी-कभी में क्या, मुझे लगता है एकदम सच्चाई होगी। हाँ, कभी-जभी होता है ना, कुछ चीज़ें दिख जाती हैं सामने। जैसे मैं एक अवार्ड फंक्शन में दिल्ली गई हुई थी, एसएसपीएस का, जो मुझे एनसीआर के द्वारा सम्मानित किया गया था। वहाँ मैंने दिल्ली को देखा, सबकी किसी के पास कोई इमोशंस नहीं, कोई संवेदनाएँ नहीं है, और कोई व्यक्ति कैसा पड़ा हुआ है तो कोई देखना भी नहीं चाहता। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ था उस चीज़ को लेके। मुझे ऐसा लगा था, दिल्ली ना एक जो विक्षिप्तों का शहर है, जो उसमें बच गया वो बच गया, नहीं तो बाकी पागल होने की स्थिति तो वहाँ पूरी है। तो वो ये तो चीज़ें है। मुझे हो जाती हैं। ऐसे बस में भी कुछ घटनाएँ जो जिन्होंने मुझे छुआ है और मैंने अपनी रचनाओं में ढाला है उनको। सही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए कहते हैं ना साहित्यकार का मन जो होता है वो बहुत कोमल होता है और चीज़ों को फ़ील करना, उन्हें महसूस करना सबसे ज़्यादा साहित्यकारों में ही ये होता है। तो संवेदना। आप जो है आप जो है वो कहते हैं ना जन्म से साहित्यकार हैं और बहुत ही संवेदनशील साहित्यकार हैं जो सच ही लिखता है समाज का। बहुत अच्छा लगा जान के मुझे और आपसे मिलके भी पल्लवी जी। तो अब जो है पल्लवी जी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी, आपने बताया आपकी बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं और आप बहुत सारे साहित्यिक मंचों पे भी एक्टिव रहती हैं, प्रतियोगिताओं में भाग भी लेती रहती हैं। तो मैं जी। जानना चाह रही थी कि आपको अब तक कितनी उपलब्धियाँ और कितने सम्मान मिल चुके हैं और इसमें से सबसे अच्छा आपके लिए कौन-सा था जो आपको बहुत पसंद रहा है? काफ़ी प्रतिष्ठित मंचों के द्वारा सम्मानित किया गया है। सबसे अच्छा तो मुझे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के द्वारा जो श्री दाताराम सरस्वती सम्मान मिला, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो।
दूसरा मुझे एसएसपीएस एनसीआर के द्वारा एक्सीलेंस ऑफ अवार्ड दिया गया था, वो मुझे बहुत पसंद है। आपका एक नर और नारी तो नारायणी मंच द्वारा तो मुझे सबसे ज़्यादा सम्मानित किया गया। आभारी हूँ आपकी मैं। जी, अ, जी, शुक्रिया। और काफ़ी ऐसे मंच हैं जहाँ पर मुझे नर्मदा प्रकाशन के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, सृजनात्मक साहित्य सम्मान दिया गया है, भावोदय साहित्य सम्मान दिया गया है। केसरी प्रकाशन के द्वारा सम्मानित किया गया है मुझे लोक साहित्य सम्मान से, और साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। नव प्रज्ञा मंच के द्वारा भी सम्मानित किया गया है मुझे, पर्यावरण प्रेमी और वर्षा सम्मान से सम्मानित किया था। आपके द्वारा जो सम्मान मिले हैं, अभिभूत हूँ मैं उससे। तो गौरी सम्मान, सर्वश्रेष्ठ सृजन सम्मान, हिंदी गौरव साहित्य सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान, साहित्य गौरव, श्रेष्ठ शब्द शिल्पी सम्मान, और भी ऐसे कई सम्मान हैं। मैं कितने नाम लूँ आपके दिए हुए सम्मानों के लिए। बहुत अभिभूत हूँ। सबसे अच्छा छत्तीसगढ़ मंच द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था तिरंगा सम्मान, जो स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया था। और मुझे कलम ताकत मंच द्वारा भी सम्मानित किया, राधा कृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया था। मेहरा दर्शन द्वारा श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया था। वैदिक प्रकाशन द्वारा भी सम्मानित किया गया है मुझे प्रतिभा रत्न सम्मान से। और अभी अभी मुझे नव प्रज्ञा मंच द्वारा सम्मानित किया गया है ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड। सबसे बड़ा सम्मान है मेरे लिए वो। बहुत बढ़िया। इसी को ही मानूंगी। और काफी सारे सम्मान है, कितने सम्मान आपको बताऊं मैं। अभी नहीं, भी बहुत हूँ अच्छी मैं। बात है। थैंक कोई यू। बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी ना कि बहुत अच्छी बात है आपको इतने सम्मान मिले। एक साहित्यकार ये डिज़र्व करता है कि उसे सम्मान मिलना ही चाहिए, और अगर आपके जैसा अच्छा साहित्यकार है तो उसे मिलना ही चाहिए। फिर शुक्रिया। ऐसा भी होता है ना, जब सम्मान मिलते हैं तो और प्रोत्साहन मिलता है लिखने का, है ना? मन को बिल्कुल खुशी बिल्कुल। मिलती है। तो हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। मेरे 2 इंटरव्यू भी अभी तक आ चुके हैं, तीसरा आपके मंच के द्वारा आज ही हो रहा है। 2 हैं, एक जन सरोकार मंच की तरफ से भी मेरा हुआ है। वो जो साक्षात्कार है वो तो 3 जगह प्रकाशित हुआ। देवभूमि राष्ट्रीय जो अखबार है उसमें प्रकाशित हुआ। दर्शक दीर्घा पुस्तक में उन्होंने प्रकाशित किया है। और एक मेरा अंचल करके है, एक पत्रिका है, उसमें प्रकाशित हुआ है। तो 2 वाह! बहुत साल। बढ़िया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है ये। बस इसी तरह आपका जो है साक्षात्कार हर जगह प्रकाशित हो, लोगों को और सीखने को मिले। क्योंकि होता ये है ना कि अगर आप सिर्फ़ घर में रहेंगी, लिखती रहेंगी, तो किसी को उस ज्ञान के बारे में पता नहीं चलेगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समाज में लोगों तक पहुँचेंगी, उतना ही अच्छा लगता है। हमारा भी साक्षात्कार से यही मकसद रहता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रूबरू करवा सकें, जिससे वो लोग आपसे कुछ अच्छा सीख सकें। नहीं, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी। मैं मन्नू भंडारी जी के या मैत्री पुष्पा जी के सबके मैं साक्षात्कार सुनती रही हूँ। तो कभी मुझे लगता था क्या कभी मेरा भी ऐसा होगा? तो लेकिन जो सोचो ना वो होता है। ये सही कहा आपने। जाना है मैंने। हुँ, तो हुँ। अच्छा लगता है। नहीं, नहीं, ये ज़रूरी भी है। देखिए, अगर किसी इंसान में टैलेंट है, ज्ञान है, तो उसे लोगों तक पहुँचाना हमारा ही काम होता है। और ये ज़रूरी भी होता है ना? कहते हैं कि ज्ञान जितना बाँटो उतनी अच्छी बात है, और साहित्यकार का ज्ञान तो बहुत ही बड़ा होता है। वो समाज को बदलने, एक सकारात्मक रूप देने और क्रांति लाने में सहयोग करता है। तो ये ज़रूरी है। बिल्कुल। पल्लवी जी, मैं आपसे एक छोटी-सी बात जानना चाह रही थी। आप अपने नाम में लिखती हैं डॉक्टर पल्लवी सिंह अनुमेहा, तो मैं जानना चाह रही थी, इस अनुमेहा के पीछे की कहानी क्या है? आप इसे साझा करना चाहें तो करिए। हाँ, वैसे तो मैं कहती हूँ कि अनुमेहा मैंने जो इनका हिमांशु जोशी का उपन्यास है तुम्हारे लिए, तो शुरू से पढ़ती रही हूँ। और उसकी जो नायिका रही है उसका नाम भी अनुमेहा था, तो वो मुझे बड़ा टच करती थी। तो एक तो वो चीज़ थी रोज रीज़न, और दूसरा माँ की बड़ी इच्छा थी, तो माँ ने भी मेरा ये नाम रखा था अनुमेहा। पापा ने नाम रखा था पल्लवी, तो मैं दोनों नाम को लेके चलती हूँ फिर। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है। दोनों ही नाम बहुत अच्छे हैं।
मेरे मन में काफ़ी उत्सुकता थी बहुत दिल से जानने की कि आप अनुमेहा लिखती हैं, तो इसके पीछे की भी कोई प्रेरणादायक कहानी होगी, उसे जानना चाहिए, तो इसी संदर्भ में मैंने पूछ लिया। नहीं, नहीं, ऐसा अ, कुछ नहीं। वो नाम मुझे बहुत पसंद था। अपना बहुत अच्छी उपनाम बात है रखते ये। हैं, मैं ज़्यादातर लोग मुझे अनुमेहा, फ़ेसबुक पे आप देखिए अनुमेहा के नाम से ही जानते हैं, और हुँ। बहुत से लोग तो अनुमेहा के नाम से, पल्लवी तो मेरा पेपर में नाम है, ये समझिए बस। अच्छा। मैं भी जो है आपको अनुमेहा नाम से ही जानती हूँ। नहीं, काफ़ी लोग, सभी लोग उसी से। अच्छा नाम है आपका, बहुत अच्छा नाम है। दोनों ही नाम बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे हैं। अ, थैंक यू। पल्लवी जी, अब मैं सोच रही थी आपकी एक कोई अच्छी-सी रचना सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाएँगे। बिल्कुल, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, और उसी पर मैंने लिखी थी अपनी एक कविता, है मेरी गीतात्मक रात। जी, जी, स्वागत है। लंबी लंबी गर्मी की गीतात्मक रात, लंबी गर्मी की गीतात्मक रात, छायादार पेड़ से सुगंधित गीतों से भरी हुई है। लंबी गर्मी की गीतात्मक रात, छायादार पेड़ से सुगंधित गीतों से भरी हुई है। कोई पक्षी नहीं, कोई पक्षी नहीं, किंतु वहाँ अनगिनत पतंगों का जोशपूर्ण जप निरंतर आर्द्रतापूर्ण है। कोई पक्षी नहीं, किंतु वहाँ अनगिनत पतंगों का जोशपूर्ण जप निरंतर आर्द्रतापूर्ण है। वहीं पर कहीं, वहीं पर कहीं पहाड़ों की चोटी है, वहीं पर कहीं पहाड़ों की चोटी है, जो दूर तक फैली और ऊंची है। वहीं पर कहीं पहाड़ों की चोटी है, जो दूर तक फैली और ऊंची है। वहीं पर टिड्डियों का पही पहिया इत्मीनान से खामोशी को पीस रहा है। जो टिड्डी होते हैं ना, कीड़ा, उसका, हाँ, हाँ। वही टिड्डियों का पहिया इत्मीनान से खामोशी को पीस रहा है। एक चांद के नीचे ये एक चांद के नीचे ये जो भी घट रहा है और टूटा हुआ है। एक चांद के नीचे ये जो भी घट रहा है और टूटा हुआ है, मैं उस गर्मी से थक गई हूँ। एक चांद के नीचे जो भी घट रहा है और टूटा हुआ है, मैं उस गर्मी से थक गई हूँ। याद आ रही है मुझे एक छोटे से पतंगे की आवाज। याद आ रही है मुझे एक छोटे से पतंगे की आवाज। याद करने दो, याद करने दो, चांदनी रातों में खेतों की घास फूस, चांदनी रात में खेतों खेतों की घास फूस जो तारों में उलझे हुए हैं, मुझे जल्दी ही याद आते हैं। चांदनी रात में खेतों के घास फूस जो तारों में उलझे हुए हैं, मुझे जल्दी याद आते हैं। क्या ये असर हम पर भी होगा? क्या यह असर हम पर भी होगा? ये बर्फ से भरे हुए पहाड़, क्या यह असर हम पे भी होगा? ये बर्फ से भरे हुए पहाड़ मेरी आत्मा को एक मूक सा आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बर्फ से भरे हुए पहाड़ मेरी आत्मा को एक मूक सा आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं जब भी देखती हूँ मैं जब भी देखती हूँ जो पीछे छूट गया है, मैं जब भी देखती हूँ जो पीछे छूट गया है या जो अलग हो गए हैं, वे इन आँखों में लंबे समय तक याद रहते हैं। मैं जब भी देखती हूँ जो पीछे छूट गया है, जो या जो अलग हो गए हैं, मैं वे इन आँखों में लंबे समय तक याद रहते हैं, जिन पर हम झुकते हैं, जिन पर हम झुकते हैं, आखिरकार उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। जिन पर हम झुकते हैं, आखिरकार उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। ये मेरी एक कविता है, गीतात्मक रात। बहुत बढ़िया लिखा है आपने और शब्दों का संयोजन जो किया है आपने वो काफ़ी अच्छा है और आपके पढ़ने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा। एकदम शालीनता से, शांति से काफ़ी रोचक था ये। शुक्रिया। अब पल्लवी जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप जैसे साहित्यकार हैं, तो आपके अनुसार साहित्यकार की समाज के प्रति क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? साहित्यकार का दायित्व ही है, क्योंकि वो एक कर्म को लेके चलता है, और वह ऐसे साहित्य का सृजन करता है जो, मैंने पहले भी कहा है, जो राष्ट्रीय एकता और
मानवीय समानता को विश्व बंधुत्व के माध्यम से जोड़ता है। तो साहित्यकार का दायित्व ही है ये कि वो अपने साहित्य के द्वारा एक समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके। मैं तो इसको यही समझती हूँ। सही कहा आपने। जैसे कहते हैं ना कि आज का इंसान जो है वो किसी की कही बातों पे उतना यकीन नहीं करता है जितना कि वो किताबों में लिखी बातों पे यकीन कर लेता है। चाहे साहित्यकार कुछ भी लिखे, चाहे वो सही लिखे, गलत लिखे, अगर किताब में लिखा है तो मतलब कि वो प्रूफ है, वो सही है और उस पे तुरंत ही यकीन कर लेता है। हाँ, क्योंकि किताबें एक अच्छा संस्कार देती हैं ना हम लोगों को, और एक अच्छी हुँ, शिक्षा देती हैं, जीवन से लड़ने का एक ज़रिया दिखा देती हैं, एक माध्यम बन जाती है कि अपने जीवन की कठिनाइयों को आप कैसे कर सकते हैं, आप किताबें पढ़िए, आपको ज़रूर एक मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये साहित्य का दायित्व ही ये देता है अपना। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छी बात बताई आपने। पल्लवी जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे आप भी लेखक हैं और बाकी भी लोग होते हैं, लेखक होते हैं, तो हम लेखकों का एक होता है कि वो खुद की पुस्तक लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रकाशित करवाना। पर आपके अनुसार एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना कितना ज़रूरी है? और आप पुस्तकों को अपने जीवन में कितना महत्व देती हैं? देखो, अभी मैंने बात वही करी थी किताबों के संदर्भ में ना, कि संस्कार देती हैं। तो हम तो लिखते हैं, ये हम अपनी संतुष्टि के लिए लिखते हैं। और आजकल तो एक ही होगा कि हमारी पुस्तकें लोगों तक पहुँचे, हमारी भावनाएँ, हमारी जो मन स्थिति है, ये लोगों तक पहुँचे। माध्यम है, एक माध्यम मिल गया है प्रकाशन का। और पहले जब प्रकाशन होते थे तब एड़ियाँ घिस जाती थीं। अगर पुराने लोगों के हम देखें, पढ़ें, उनका सुने, तब पता चलता है कि प्रकाशन इतना सहज नहीं था जो अब हो गया है। अब हम लोगों को तो कितने प्रकाशन फ़ोन करके खुद ही पूछते हैं पूछते कि आप क्या हैं। पुस्तक का प्रकाशन करना चाहेंगे। और पहले की जब मैंने देखा है, मैंने मैत्रेयी जी का जब जब मैंने साक्षात्कार पढ़ा है और सुना है, उनको जितना जाना है मैंने, उनसे मुझे ज्ञात हुआ कि पुस्तकें प्रकाशित करना बहुत कठिन था। तो ये किताबें ही हैं, और यहाँ पे ऐसे साहित्यकारों से जुड़ना हमारा सौभाग्य है। तो किताबें एक अच्छा संस्कार देती हैं। अलग-अलग किताबें हैं जो हमारी ज़िंदगी को अलग-अलग महत्व दे जाती हैं। तो ये साहित्यकार का दायित्व, ये दोनों प्रश्न आपस में मिलते-जुलते ही मुझे लग रहे हैं कि साहित्यकार का दायित्व क्या और किताबें हमें कितना प्रेरित कर रही हैं। तो दोनों के मैं आंसर वही दे पाऊँगी, आपको बता भी रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ाना हमारी एकाग्रता को प्रदर्शित करता है, पढ़ना हमारा अपनी एकाग्रता को प्रदर्शित करता है। हम कितना अच्छा पढ़ सकते हैं, हमारी होता है ना, जो एक घरेलू ज़िंदगी होती है या घरेलू महिला की ज़िंदगी होती है, वो वहीं पर ही सिमट के रह जाती है। दिन भर अपने चौका-चूल्हा और उसी परिवेश में वो घूमती रहती। लेकिन अब एक अलग एक माध्यम चुनते हैं, क्योंकि अभिव्यक्तियाँ उसके अंदर भी हैं। वो अपनी ये चीज़ें मैं बच्चों के सामने भी, कॉलेज में भी लड़कियों को कहती हूँ, एक रोटी है, रोटी बनाने का तरीका है आपके पास में, तो आप अगर पढ़े-लिखे हैं तो उस रोटी को आप किसी और तरीके से पेश कर सकते हैं, है ना? और एक गाँव की महिला वो अपने तरीके से करती है, तो ये एक साहित्यकार है, एक पुस्तकें हैं जो हमें ये सारी चीज़ों को गढ़ना सिखा रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं कि मतलब तरीका तो वही होता है लेकिन उस तरीके को और अच्छे से प्रेज़ेंट करने के लिए पुस्तक पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी उत्पादकता को बढ़ा देती है, हमारी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। ये साहित्यकार और साहित्य दोनों ही, दोनों का काम ही है। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बहुत सही बात कही आपने। और एक चीज़ और है कि पुस्तक पढ़ने से हमारे ज्ञान का विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। जैसे इंसान अगर कोई नई चीज़ जानना चाहे तो यात्रा नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता, तो वो पुस्तकों के माध्यम से उन चीज़ों के बारे में जान के, जगहों के बारे में जान के और फिर जो है रचनात्मक सृजन करता है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि जब मैं अपनी दोनों पुस्तकें ये प्रकाशित करवाना चाह रही थी, तो मैं प्रकाशन से बात कर रही थी। तो मैंने कहा था कि मुझे इतनी पुस्तकें, मैंने क्वांटिटी बताई थी उनको कि मुझे इतनी पुस्तकें पब्लिश करानी है। तो उन्होंने कहा था कि
मैम आजकल पुस्तकें कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि पुस्तकें आपको मोबाइल में मिल रही है ना, गूगल आपको दे रहा है, तो ये आजकल लेखन तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है, तो आप इतनी पुस्तकें क्यों छपवाना चाहते हैं? मैं कहा कि मेरा शौक है। कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन जो अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ना चाहते हैं वो पुस्तकें खरीदना चाहिए। कई बिल्कुल बार सही बातें होती हैं, 90% ना लें, लेकिन 10% लोग तो हैं जो पुस्तकें लेंगे, खरीदेंगे, तो हम उनके लिए लिख रहे हैं। और मोबाइल में मैंने खुद ने पढ़ा है, तो मोबाइल में हम जब पढ़ते हैं ना, तो हम जुड़ नहीं पाते हैं उससे। आप जब एक किताब को खोल के पढ़ेंगे, आप उस किताब के साथ जुड़ते हैं। और मोबाइल में पढ़ो तो आप एक लाइन पढ़ लेते हो, क्योंकि आपको नीचे ऊपर ही करना रहता है और कुछ नहीं। फिर उसमें अगर नोटिफिकेशन आ गया तो दिमाग उधर चला जाता है कि अरे इसका आ गया, लाओ पहले ये पढ़िए, और उसके बाद फिर चला गया, फिर किताब पढ़ना आप मन नहीं लगता। जुड़ते नहीं है। आपने बिल्कुल उस सही कहा आपने। ये चीज़ मुझे मेरी बड़ी दीदियाँ हैं, उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने, क्योंकि हमारे घर का परिवेश रहा है ना एक साहित्यिक परिवेश, पापा भी रहे हैं, बहनें भी मेरी बहुत अच्छा लिखती हैं सभी। ये अलग बात है कि उन्होंने पब्लिश नहीं कराई, नहीं अगर पब्लिश कराएँ तो हम सब बहनें हिला तो सकते हैं कहीं न कहीं किसी को। तो वो लोग भी बहुत अच्छा लिखती हैं। यहाँ मैं दीदी लोगों की बात कर रही हूँ, तो दीदी लोगों ने हम लोगों को एक माँ और पापा का दायित्व भी उन्होंने भी निभाया है, बड़ी होने के कारण। उन्होंने हमें एक घर का माहौल उन लोगों ने भी दिया है। हमारे घर में लाइब्रेरी रहती थी, मेरी दीदी तो बुक्स मँगाती थी, तो इतने जितने राइटर्स के बुक्स हैं, हमने वहीं से पढ़ना शुरू किया। छोटे थे, एग्ज़ाम खत्म हुए 11th-12th में, बस फिर क्या करना है, पुस्तकें, गर्मी भर हम पुस्तकें पढ़ते थे। और ये चीज़ें मेरे बच्चों में भी निकल रही हैं। मेरी बेटियाँ हैं, वो भी यही काम कर रही हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं इस मंच के द्वारा मैं कभी नहीं बोल पाई, जो मेरी पुस्तकों के कवर पेज हैं, ये मेरी बेटी के ही हैं। उसकी पेंटिंग्स हैं, जो मैंने कवर पेज में डाली, और मैंने उसे प्रॉमिस किया कि जब भी मेरी जो भी पुस्तकें निकलेंगी, तुम्हारी पेंटिंग्स उसमें ज़रूर होंगी। कवर पेज में उसी का बना एक उसको ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने बताया था आपकी भी रुचि पेंटिंग में है और आपके बच्चे को पेंटिंग यहाँ से जेनेटिक मिली है, बहुत अच्छा है ये तो। हेरिडिटी मैं ये होती है। हाँ, हाँ, वही मैं ये कहना चाहूँगी ना कि बहुत अच्छी आदत आप में थी बचपन से ही, और आपने बताया आपकी बहनें भी करती हैं, तो आप उन्हें भी लाइए, आप इतने सारे मंच से जुड़ी हैं, आप उनसे जोड़िए, और तो वो भी जो है उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, जब प्रोत्साहन पत्र मिलेगा, लोग तारीफ़ें करेंगे, तो उनका खुद ही मन करेगा लिखने का, और ऐसे फिर नहीं लिखेंगी वो। ज़रूर। मेरी तो आपसे यही सलाह है कि आप उन्हें मंचों से जोड़िए। आजकल तो बहुत सारी, जब से ऑनलाइन हो गया है, देखिए कितना ज़्यादा बहुत सारे साहित्यकार जिनका सपना था कि साहित्य के क्षेत्र में कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें, तो उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया है आगे बढ़ने का। और आप हाँ, खुद भी देखिए, आप से बताइए कि हाँ, बोलिए। साक्षात्कार तो है, मैं काफ़ी मंचों से जुड़ी हूँ, जहाँ मेरे काव्य पाठ भी हुए हैं। तो ये भी यूट्यूब और फेसबुक पे जा रहे हैं, तो लोगों तक पहुँच तो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल। आप लोगों को वाक़ई में आभार यहाँ से देना चाहूँगी। और बहुत-बहुत शुक्रिया, और आप जो है अपनी बहनों को भी लाइए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले ना, क्योंकि यही मौका है। और अभी आप बता भी रही थी ना इस बारे में कि आपने लॉकडाउन के समय में अपनी कुछ पुस्तकें पूरी करी, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉकडाउन जो है वो रहा हो, दुःख भरा रहा हो, लेकिन जो साहित्यकार थे उन लोगों के लिए तो ये एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना, जो जीवन को मोड़ देता है अच्छी तरफ, वो था। और आपके जीवन हाँ, में भी यही चीज़। क्योंकि लिख तो बहुत पहले से रही थी। कॉलेजेस में जब पार्टिसिपेट करते थे, तो प्रतियोगिताएँ होती थी, तब से लिखना शुरू कर दिया था। तब ये था कि लिख दिया, कागज़ों में नोट नहीं किया, ऐसा रहता था ना कि बस लिख दिया, शौक कर लिया। लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि एमपी बोर्ड से, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ, तो एमपी बोर्ड में उस समय हिंदी में हाईएस्ट नंबर मेरे ही थे। मुझे डिस्टिंक्शन हिंदी में, पहला डिस्टिंक्शन मुझे हिंदी में मिला है, और वहीं से हिंदी के प्रति मैं और ज़्यादा जुड़ गई। तो मैंने फिर बीए किया, मैंने हिंदी साहित्य लिया उसमें, फिर एमए किया, एमए हिंदी साहित्य से किया, और फिर पीएचडी भी।
उसी में किया। तो हिंदी तो हमारे घर की भाषा है कहना चाहिए। हम सब बहन-भाई हिंदी से तो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपका आपने क्या और आपको बहुत सारी शुभकामना। थैंक यू, शुक्रिया। पल्लवी जी, अब जो है मैं आपसे कहना चाहती थी कि जैसे आप बहुत टाइम से लिख रही हैं, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, तो आप हमारे युवाओं और नव युवक-युवतियों के लिए कुछ लिखना चाहेंगे हमारे मंच के माध्यम से? फिर से बोलिए। अ, आप जैसे बहुत टाइम से साहित्य से जुड़ी हैं और लिख रही हैं, तो आप हमारे नवयुवक और नवयुवतियों को जो मतलब साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगी लेखन हाँ, टिप्स? मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं एक साहित्य मंजूषा ग्रुप है, उसमें मुझे उन लोगों ने आमंत्रित किया था, अध्यक्षता दी थी कार्यक्रम की। तो वो मंच पे जब मैं गई, तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हुई थी कि युवा बच्चे थे उसमें, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकंड ईयर के, और सबसे बड़ी बात जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, या जो अदर और कोर्सेज में, वो बच्चे हिंदी से जुड़े हुए हैं और इतनी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो ये तो हिंदी के प्रति मैं उन बच्चों का रुझान देख रही हूँ। ये तो यूट्यूब हो चाहे कोई एक माध्यम, तो उनको मिला है, और ये लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। बहुत मतलब इस तरह के जो gifts होते हैं ना, वो बहुत सही होते हैं, जो छोटे बच्चों को और खासकर नवयुवकों मतलब कि जो नए अभी साहित्य के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको जगह देते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है साहित्यिक मंच होते हैं, वहाँ पे जो अभी साहित्य के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, उनको जगह नहीं दी जाती। उनसे उनकी तरफ के कहते हैं, अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुमने क्या लिखा होगा, तुम तो कहीं कॉपी पेस्ट कर रहे होगे। बड़ों को ही देते हैं, सिर्फ वरिष्ठ साहित्यकारों को। तो जो है, जो लोग छोटे बच्चों को जगह मतलब मौका देते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, वो बच्चे, हम जिन साहित्यकारों को नहीं पढ़ रहे, वो उनको भी पढ़ रहे हैं। वो एक बच्चा तो था, मैं नाम तो याद नहीं, प्रसाद को उसने इतना पढ़ा है, प्रसाद की कविताएं, कामायनी की इतनी कवि वो लाइनें बोल रहा था बच्चा। तो हम तो भूल चुके हैं। जबकि मैंने तो एमए जब किया था, तो मैंने प्रसाद को ही लिया था, प्रसाद के नाटक ही लिए थे, पूरे नाटक पे ही मैंने एमए किया अपना। तो मैंने इन बच्चों को देख रही, ये बहुत गहन साहित्य पढ़ रहे हैं। तो मैं तो अभिभूत हूँ उन बच्चों के साथ में जुड़कर। बहुत ही गर्व की बात है ये हमारे भारत के लिए कि हमारे भारत के बच्चे इतना साहित्य के प्रति अपना युवा, हाँ, कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगी, जितने प्रकाशक भी हैं और लड़कियां, ज्यादा एज नहीं, 19 साल 20 साल, जो थर्ड ईयर कर रही है, सेकंड ईयर कर, ये प्रकाशक बन रही हैं, ये किताबें निकाल रही हैं, ये लिख रही हैं, ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सही ये कहा, हमारे बिल्कुल साथ बिल्कुल सही बात कही आपने। आपने जैसे बताया ना कि पहले साहित्य प्रकाशित करवाना बहुत मुश्किल होता था। अच्छा भी अगर अच्छा साहित्य होता था, तब भी प्रकाशन वाले लेते नहीं थे, उन्हें पैसे से मतलब होता था। पर आजकल ऐसा नहीं है। आप अपनी अच्छी-सी लेखनी को प्रकाशित कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, नहीं, बहुत सहज हो गया है ना, कि हम पीडीएफ भेज देते हैं और हमें जाना भी नहीं है। पीडीएफ भेजा, हम वहाँ पर उन्होंने करेक्शन हमसे करवाया, और हमारी बुक पब्लिश होके घर आ गई। मैंने देखा है, मैं मैत्री जी को बार-बार कहूँगी कि मैंने उनको, क्योंकि मैंने उनके उपन्यासों में ही किया है, अपना शोध कार्य किया, पीएचडी वहीं से उन्हीं के उसमें लिए। तो मैंने उनको बहुत पढ़ा है। मैंने देखा है, जब वो एक अपनी पहली कहानी हंस पत्रिका में लेके गई थी राजेंद्र यादव जी के पास में, तो उनकी कहानी रिजेक्ट कर दी थी, और एक बार नहीं 100 बार करी होगी उस कहानी को। तो सोचो, अब वो इतनी बड़ी साहित्यकार हैं, विश्व की साहित्यकार हैं, उनको बेड़ियां घिस गई, चप्पलें घिसी हैं। हम लोगों को तो बहुत सहज तरीके से मिल रहा है ये। तो सही पल्लवी जी, अब जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब सोच रही थी आपकी एक अच्छी-सी कोई कविता सुन लेते हैं, फिर एक प्रश्न करेंगे, फिर कार्यक्रम खत्म करेंगे। जैसे ये मौसम भी गर्मियों का ही है, और गर्मियों में गुलमोहर बहुत खिला हुआ है, हर जगह गुलमोहर, और गुलमोहर बहुत आकर्षित करता है। तो उस पर ही मैंने एक कविता लिखी थी, मुझे बहुत पसंद है गुलमोहर।
मैंने अपने कॉलेज के परिसर में भी लगाया। मैं कहा कभी मैं रही ना रही, लेकिन गुलमोहर रहेगा और ये रहेगा तो मेरे बच्चों को छाया ज़रूर मिलेगी गर्मियों में। तो उसी पे मैंने एक कविता लिखी है, गुलमोहर के नीचे। गुलमोहर के नीचे एकाकी मौन मूर्ति, गुलमोहर के नीचे एकाकी मौन मूर्ति, चिंता के भूकंप से कंपित। गुलमोहर के नीचे एकाकी मौन मूर्ति, चिंता से भूकंप से कंपित, शांत बैठी शून्य में ताकती, कुछ खोजती निर्मला से। गुलमोहर के नीचे एकाकी मौन मूर्ति, चिंता से भूकंप से कंपित, शांत बैठी शून्य में ताकती, कुछ खोजती निर्मला से। पत्थर की अनघड़, अनघड़ का मतलब होता है जो बेढंगा सा पत्थर होता है ना, जिसका बिना गड़ा हुआ भद्दा सा कहते हैं। पत्थर की अनघड़ हिममयुग, हिममयुग बर्फ की किरणें। पत्थर की अनघड़, अनघड़ अनघड़ हिममयुग समथल से किरच, किरच एक नुकीला भाग। तो पत्थर की अनघड़ हिममयुग समतल से किरच, सिहर उठी अंगूठी का जंगल, अंगूठी का जंगल नग का फिसलन, अंगूठी का जंगल नग का फिसलन जड़कर। उघड़ रहा व्यथा अंगूठी की अनकही रही, अंगूठी का जंगल नग का फिसलन जड़कर। उघड़ रहा व्यथा अंगूठी की अनकही रही, विरह का वैद्य विसा कोटर। वैद्य जो एक विधवापन लिए हुए, विरह भी एक विधवापन लिए हुए। यहाँ पर आप उसके अनुप्रास और उपमा देखिएगा। विरह का वैद्य सा कोटर, हंसता रहा सोनी मांग सा अनजान डगर पर, तकता रहा फिर पुनः गुलमोहर के नीचे कुछ बतियाकर झलता रहा, फिर पुनः गुलमोहर के नीचे कुछ बतियाकर झलता रहा। संबोधन का घाव, संबोधन का घाव टीस, संबोधन का घाव टीस, अंगूठी का कंपन सा सालना, अंगूठी का कंपन सा सालना। त्रिकंपित मन बंद नयन से उन्हें देखता रहा, अंगूठी का सालना। त्रिकंपित मन बंद नयन से उन्हें देखता रहा, उनके अंतर मन की प्रतिध्वनि को सुनता रहा। यह मेरे गुलमोहर के नीचे। कविता है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से भी लिखा है। शब्द संयोजन और शब्दों का चयन बहुत ही सुंदर है। तो पल्लवी जी, अब जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, समय भी हो चला है। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी, जाते जाते आपसे जानना चाह रही थी कि आप श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जुड़ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा साहित्य संस्थान है और सबसे अच्छी बात मैं फिर कहूँगी कि आप लोग एक मंच ऐसा साहित्य को प्रदान कर रहे हैं, एक साहित्यकार को, एक युवा साहित्यकार को एक मंच प्रदान कर रहे हैं। तो मंच से जुड़कर मैं बहुत खुश हूँ और उसमें आप लोग इतनी विधाएं डाल रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। तो ये आपको लिखने के लिए एक प्रेरणा तो दे रहा है, लेकिन आपकी सोच को भी बदल रहा है ये। तो वाकई में तारीफ के काबिल है साहित्य संस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो है ये इस संस्थान को, मतलब साहित्य सेवा संस्थान का जो उद्देश्य है वो यही है कि एक तो हिंदी साहित्य को बढ़ावा मिले और साथ में हमारे हिंदी को भी बढ़ावा मिले, जो हमारी हिंदी भाषा मातृभाषा है उससे, और साथ ही साथ जो नए साहित्यकार हैं जिनको मतलब कि जिनको कोई किसी और मंच पे जगह नहीं मिलती, तो उनको भी बढ़ावा मिले। और आपने पहले मेरे मन से जुड़ी थी नारी तो नारायणी, तो उसके माध्यम से ये भी है कि जो नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं हमारे समाज की, वो भी साहित्य के क्षेत्र में आगे हैं, तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके साथ बात ये भी है कि साहित्यकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे वो समाज के सामने अपनी बात को रख सके, अपनी पहचान बना सके। नहीं तो सिर्फ घर में रहने और डायरी में लिखने से कोई उन्हें जान नहीं पाता। और इस तरह से लाइव आके अपना अपने बात बताना, कविताएं बताना, पढ़ना, तो इससे क्या होता है कि समाज में उनकी एक पहचान बनती है। तो हमारे मंच का बस यही एक उद्देश्य है कि हर साहित्यकार को एक उसकी पहचान मिल सके, जो वो डिजर्व करता है वो चीज उसे मिल सके। नहीं, सबसे अच्छी बात प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ा रहा है। आप लोग इतने प्रमाण पत्र देते हैं, तो ये एक और
लिखने का मन होता है कि हम इससे नहीं छूटे, हम इससे नहीं छूटे। तो सारे मंच प्रमाण पत्र दे रहे हैं, काफ़ी प्रमाण पत्र भी है मेरे पास में। पर ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सभी को लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और सबको एक जैसा, कोई भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भेदभाव नहीं है मंच पे। ये तो है। कहते हैं ना हम भारत जो है भारत का यही तो मूल है ना कि एकता से सब कुछ रहना चाहिए। कला तो पूजा होती है और साथ ही साथ भारत की जो भी कला से जुड़ा इंसान है वो काफ़ी पूजनीय है और उनकी जो है उनको सम्मान देना ज़रूरी है क्योंकि वही हमारी संस्कृति हमारे को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहयोग करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसीलिए। तो पल्लवी जी बहुत अच्छा लगा आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमें बताई और अपनी कविताएँ भी हमें सुनाई जो कि काफ़ी अच्छी थी। तो अब हम आपसे विदा चाहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।